नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं आरईएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन और इसमें पढ़ रहे हैं हम भारत की अर्थव्यवस्था, जिसमें मैंने 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। ये आज हमारा चौथा टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक था हमारा सब्सिडी, दूसरा था पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तीसरा था गरीबी यानी कि पॉवर्टी और आज चौथा टॉपिक है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम आज इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बेरोजगारी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन इसकी गणना करता है, कैसे गणना करता है और सरकार के द्वारा बेरोजगारी को कम करने के क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो इन सब को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी छोटा टॉपिक है आईएएस प्रीलिम्स में, और इसका जो वेटेज है वो 7 से लेके 8 क्वेश्चंस हैं। यदि आप ये लेक्चर्स कर लेते हैं तो आप इजीली 7 से 8 क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे और आप जो आईएएस प्रीलिम्स है उसमें आपका जो सिलेक्शन का चांसेस है उनको बढ़ा पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि बेरोजगारी होती क्या है। तो देखो, हमारे देश में जितनी जनता है हम उस सबको कंसीडर नहीं करते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी में हम जो कंसीडर करते हैं या जो लेते हैं वो लेते हैं हम श्रम बल, और श्रम बल हम मानते हैं 15 से लेके 65 वर्ष का, जो 65 वर्ष की जो आयु वर्ग है उसको, यानी श्रम बल के अंदर हम केवल 15 से लेके 65 वर्ष को इंक्लूड करते हैं। इसी से हम बेरोजगारी निकालते हैं। तो श्रम बल का एक भाग काम करने की इच्छा तथा योग्यता तो रखता है, परंतु उसे रोजगार प्राप्त नहीं होता है। यानी कि उसकी इच्छा भी है और उसमें योग्यता भी है, परंतु उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? बेरोजगार व्यक्ति बोलेंगे। और वो होना चाहिए 15 से लेकर 65 वर्ष की आयु वर्ग के बीच में। तो ये हमारा था बेरोजगारी की कहते किसे हैं। अब हम बात करेंगे कि बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम कौन कौन से प्रकार रहते हैं उनको देख लेते हैं, इसके बाद में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेरोजगारी के प्रकार हम पहले पढ़ेंगे स्वैच्छिक बेरोजगारी, फिर अनैच्छिक बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी यानी कि सर्कुलर अनएम्प्लॉयमेंट, अल्प बेरोजगारी यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसके बाद में शिक्षित बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, प्रच्छन्न या अदृश्य या छद्म बेरोजगारी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे मौसमी बेरोजगारी। तो इन सब बेरोजगारी के जो भी प्रकार हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं स्वैच्छिक बेरोजगारी। देखिए, जैसे नाम से ही है, स्वेच्छा से बेरोजगार, यानी कोई व्यक्ति स्वेच्छा से क्या है, बेरोजगार रहना चाहता है। ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है? देखो, श्रम बल यानी 15 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के जो भी व्यक्ति के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति नियत मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार नहीं हो, तो इसे स्वैच्छिक बेरोजगार कहते हैं। यानी कि उनको नियत मजदूरी दर मिल रहा है लेकिन वो उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको बोलेंगे स्वैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। तब उत्पन्न जब व्यक्ति को क्षमता के अनुसार काम या वेतन नहीं मिलता है, तो ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है। और देखो, इसका संबंध गरीबी यानी कि पॉवर्टी से नहीं होता है। अब मैंने पॉवर्टी वाले जो चैप्टर है उसके अंदर डिटेल से समझाया है कि गरीबी क्या होती है और कैसे उसको निकालते हैं। तो आप वो टॉपिक पढ़ लें तो गरीबी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कि आपको जो बेरोजगारी है वो और अच्छे से समझ में आएगी। तो स्वैच्छिक बेरोजगारी का गरीबी से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति स्वेच्छा से क्या रहना चाहता है? बेरोजगार रहना चाहता है। ठीक है। अब अगली बेरोजगारी जो हमारी आती है वो आती है अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी कि उसकी इच्छा नहीं है बेरोजगार रहने की, लेकिन वह व्यक्ति बेरोजगार है। ऐसा कब होता है? श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति यदि नियत मजदूरी से कम पर भी काम करने को तैयार है, परंतु इसके बावजूद भी उसे काम नहीं मिले, तो ऐसी बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति काम करने का इच्छुक भी है और नियत मजदूरी दर से भी कम पर काम करने को तैयार है, लेकिन फिर भी उसको काम ना मिले, तो उसको बोलेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी। और इसका गरीबी से प्रत्यक्ष संबंध है। यानी कि व्यक्ति काम करना चाह रहा है और कम मजदूरी पर भी काम करना चाह रहा है, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है, फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो अनैच्छिक बेरोजगारी होती है और ये गरीबी से
प्रत्यक्षतः संबंधित है। ठीक है, अगली बेरोजगारी की बात करते हैं। अगली हमारी जो बेरोजगारी है वो है घर्षण जनित बेरोजगारी, यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए ये कैसी होती है? श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जब एक रोजगार को छोड़कर दूसरा रोजगार प्राप्त करता है तो बीच के समय में वो जो बेरोजगारी आती है उसको बोलते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी, यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ये एक कंपनी में काम करता है जिसका नाम है ए, और अब क्या है, इसने स्विच किया कंपनी बी में। अब इसने कंपनी ए से रिजाइन कर दिया मान लीजिए जैसे जनवरी में, ठीक है, और जो कंपनी बी है इसमें इसकी ज्वाइनिंग है मार्च। तो जनवरी के बाद में देखिए फरवरी का जो महीना है, इस फरवरी के महीने में ये क्या है, खाली है। तो खाली का मतलब अनएम्प्लॉय है, तो अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये जो बीच की जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसी को बोलते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी। और इससे कोई अर्थव्यवस्था को कोई बड़ा खतरा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इसने कंपनी स्विच की है तो इसको जॉब मिल जाएगी, तो अर्थव्यवस्था के लिए इसमें कोई खतरा नहीं है। ठीक है, अगली हमारी जो बेरोजगारी आती है वो आती है चक्रीय बेरोजगारी, यानी कि सर्कुलर अनएम्प्लॉयमेंट। ये कब उत्पन्न होती है? मांग एवं पूर्ति के बीच असंतुलन के कारण। देखो मान लीजिए ये हमारा एग्रीकल्चर है और ये हमारा इंडस्ट्री। मान लीजिए रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री तक पहुंच गया, ठीक है, यानी कि डिमांड और सप्लाई यानी मांग और पूर्ति दोनों चल रही है, तो वो क्या है, संतुलन की स्थिति है, तो उस समय कोई बेरोजगारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल आ रहा है, तो इस फैक्ट्री के अंदर जो भी वर्कर हैं वो काम करते रहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है, कोई समस्या उत्पन्न हो गई है या प्रोडक्शन कम हो गया, तो ये जो फैक्ट्री वाला व्यक्ति है ये क्या करेगा, मजदूर कम करेगा, यानी कि इनको क्या करेगा, नौकरी से निकाल देगा। तो इस समय जो बेरोजगारी होगी उसको बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, और ये विशेषकर मंदी की स्थिति में उत्पन्न होती है, तो ये होती है हमारी चक्रीय बेरोजगारी। अगली है अल्प बेरोजगारी। इंडिया के अंदर ये जो अल्प बेरोजगारी की समस्या है, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की, ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी से भी ज़्यादा समस्या अल्प बेरोजगारी की समस्या है। देखिए कैसे, श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी पर काम कर रहा है परंतु उससे क्षमता के अनुसार काम प्राप्त है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने बीटेक किया है, ठीक है, बीटेक किया है, और अब देखो बीटेक करने के बाद में वो काम कर रहा है या नौकरी कर रहा है चपरासी की। देखो इसने एजुकेशन तो कौन सी ली, टेक्निकल, लेकिन काम कौन सा कर रहा है, चपरासी का। ये किसके कारण, ये जो शिक्षा मिली उसको या जो नॉलेज मिली, टेक्निकल नॉलेज नहीं मिलने के कारण उसको ये काम करना पड़ रहा है। यानी कि अब बीटेक तो किया उसने, क्षमता तो है उसकी, बट नौकरी चपरासी की कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अल्प बेरोजगारी, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद में देखो शिक्षित बेरोजगारी, ये भी जो अल्प बेरोजगारी है उसी का एक रूप है। ये कब उत्पन्न होती है, जब दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कॉलेज है और ये कंपनी है, कॉलेज में सिखाया जा रहा है थियोरटिकल नॉलेज और जो कंपनी है उसको चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये जो गैप है, इस गैप के कारण क्या है, और ये गैप किस कारण आ रहा है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सही नहीं होने की, तो ऐसी स्थिति में शिक्षित बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इसके अलावा आर्थिक अवसरों की कमी, आर्थिक अवसर ही नहीं है, बीटेक करने वाले घूम रहे हैं और आर्थिक अवसर ही नहीं है, तो इस समय भी शिक्षित बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। बेहतर रोजगार की तलाश में, मान लीजिए जैसे इंडिया में अगर बेहतर रोजगार नहीं तो वो दूसरे देश में चले जाएंगे, तो इस स्थिति में भी कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है, शिक्षित बेरोजगारी। और इसका एग्जाम्पल देखें, सिविल सर्वेंट भी होता है। सिविल सर्वेंट क्यों, कि देखो सिविल सर्विसेज में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, कई बार नहीं हो पाता है 2-3 अटेम्प्ट में। वो कैपेबल तो हैं बट वो उस सिविल सर्वेंट का जो एग्ज़ाम है उसको निकालने के चक्कर में 2-3 साल अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, तो ये भी एक शिक्षित बेरोजगारी का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अगली बेरोजगारी की बात करें तो वो है संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि किसी संरचना के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं संरचनात्मक। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण एक क्षेत्र में मांग कम और दूसरे क्षेत्र में मांग बढ़ जाती है, तो इसके कारण संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। तो ये सिंपल सी एक बेरोजगारी थी। अगली बेरोजगारी है
तकनीकी बेरोजगारी यानी टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, उत्पादन की तकनीक में सुधार तथा नई मशीनों के उत्पादन के कारण। मान लीजिए ये एक कोई कंपनी है, ये पहले कोई मशीन इनके इसके पास मशीन थी और ये कोई इसके पास लेबर था, ये लेबर चलाता था इस मशीन को और काम करता था इस कंपनी। अब इस कंपनी ने क्या किया, एक नई मशीन लेकर आया, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, इस मशीन को चलाना सीखा ही नहीं, तो इसको क्या करेगी, कंपनी बाहर निकाल देगी। तो क्या हुआ, इसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, इसके कारण तकनीकी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। चलिए अगली बेरोजगारी की बात करें तो वो है प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी, जिसको छद्म बेरोजगारी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एक खेत है, ठीक है, इस खेत में मान लीजिए दो व्यक्ति काम करते हैं, ये दो व्यक्ति काम करते हैं और इनका जो प्रोडक्शन है वो मान लीजिए 10 क्विंटल आता है, ठीक है, प्रोडक्शन कितना होता है 10 क्विंटल। अब क्या है, ये एक और आदमी इनके साथ इस खेत पर काम करता है और खेत पर काम करने के बाद में इन तीनों के द्वारा जो प्रोडक्शन उत्पन्न होता है वो केवल 10 क्विंटल ही होता है, इनकी पहले भी 10 क्विंटल था, अभी भी 10 क्विंटल है। अब देखो ये व्यक्ति काम तो कर रहा है, लग रहा है कि काम कर रहा है, लेकिन इसके द्वारा जो उत्पादकता है वो क्या है, शून्य, यानी कि श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या है इस व्यक्ति के द्वारा, शून्य है। तो इसको बोलते हैं छद्म बेरोजगार। लग रहा है कि ये रोजगार कर रहा है लेकिन प्रोडक्शन में कोई चेंजेज ही नहीं आ रहा, तो ये क्या है, एक प्रकार से छद्म बेरोजगारी, यानी दिखाई नहीं दे रही है लेकिन है बेरोजगारी। और ये ज़्यादातर कहाँ पे उत्पन्न होती है, ज़्यादातर मैंने कहा कि ये कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा उत्पन्न होती है। चलो अगली बेरोजगारी की बात करते हैं, तो वो है मौसमी बेरोजगारी। जैसे नाम से पता है किसी मौसम में रोजगार है, किसी मौसम में रोजगार नहीं है। जैसे कृषि, तो जो कृषि है वो 12 महीने नहीं होती है, 6 से 8 महीने किसानों के पास क्या रहता है, रोजगार रहता है। बाकी क्या है, 6 से 4 महीने क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं किसान। तो ये क्या है, मौसमी बेरोजगारी। इसके अलावा जैसे जो लोग जूस बेचते हैं, तो जूस तो क्या है, गर्मी में लोग ज़्यादा पीते हैं, सर्दियों में भी पीते हैं लेकिन कम पीते हैं, तो ये भी क्या है, एक सीजनल है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट उत्पन्न हो जाती है। अब बात करेंगे हम कि इस बेरोजगारी के कारण क्या है, किस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो देखो तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण, देखो भारत में लगभग 142 करोड़ जनसंख्या हो गई है, लेकिन उस अनुपात में जॉब देने वाले नहीं है, जॉब लेने वाले ज़्यादा है, जॉब देने वाले कम। तो तीव्र जनसंख्या के कारण क्या है, बेरोजगारी ज़्यादा उत्पन्न होती है। संसाधनों की कमी, कि अभी इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या में संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो वितरण है वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण भी क्या है, बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इसके अलावा आधारभूत ढांचा कमजोर होने के कारण औद्योगिकीकरण का अभाव, सरकार ने क्या किया, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, जिसके कारण इंडस्ट्रीज नहीं लगी, और इंडस्ट्रीज नहीं लगी तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिला, तो इसके कारण भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण और हैं, जैसे कृषि का पिछड़ापन व मानसून की विसंगति, किसी साल मानसून अच्छा हो जाता है तो किसी साल मानसून बेकार हो जाता है, जिसके कारण क्या है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। आर्थिक समृद्धि का धीमा होना, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ ही क्या है, धीमी हो रही है। रोजगार विहीन समृद्धि का होना, इसका मतलब देखो, रोजगार विहीन समृद्धि का मतलब होता है एक तरफ तो जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन एक तरफ क्या है, जॉब्स भी जा रही है, यानी लोग एम्प्लॉय नहीं हो पा रहे, इसके कारण भी उत्पन्न होती है। बेरोजगारी उन्मूलन के लिए जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है उनमें भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार के कारण, यानी जिन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए उनको रोजगार नहीं मिलता। शिक्षा का स्तर अत्यंत कमज़ोर है, जिसके कारण यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम दी जाती है। अब कंपनी डिमांड करे प्रैक्टिकल नॉलेज की, जबकि जो कॉलेज दे रहा है थ्योरेटिकल नॉलेज, तो जो कॉलेज कैंपस है और जो कंपनी है उसमें काफ़ी गैप है। इसके कारण शिक्षण संस्थानों में बाजार आधारित कौशल उपलब्ध नहीं है, यानी स्किल डेवलपमेंट ही नहीं है। इसके अलावा भारत में उद्यमिता की प्रवृत्ति अत्यंत कमज़ोर है, यानी अभी भी एंटरप्रेन्योरशिप है वो काफ़ी कमज़ोर है। अब देखो बेरोजगारी का किसी व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, मानसिक प्रभाव हो सकता है, शारीरिक प्रभाव पड़ सकता है, आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है, सामाजिक प्रभाव पड़ सकता है। ये कई प्रकार के प्रभाव हैं जो बेरोजगारी के कारण किसी व्यक्ति पर पड़ सकते हैं।
भारत में बेरोजगारी के मापन की बात करते हैं कि कैसे इसकी गणना की जाती है। तो देखो, गणना की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसकी गणना एनएसओ करता है, यानी कि नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसके द्वारा किया जाता है। मैंने बताया था आपको कि जो पॉवर्टी होती है यानी गरीबी होती है, उसकी भी गणना कौन करता है? एनएसओ ही करता है। और बेरोजगारी की गणना भी कौन करता है? एनएसओ ही करता है। अभी 3 आधार पर इसकी गणना करता है। कौन-कौन से? एक है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दूसरी है साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी और तीसरी है दैनिक स्थिति बेरोजगारी। देखो, एनएसओ सामान्य स्थिति बेरोजगारी में क्या करता है कि 365 दिन में, यानी 1 साल, 365 दिन में से यदि किसी व्यक्ति को 183 दिनों से कम दिन का रोजगार मिलता है तो उसको मानता है कि ये बेरोजगार है। और ये दीर्घकालिक बेरोजगारी को प्रदर्शित करता है क्योंकि ये 1 साल के लिए निकाली जाती है। इसको बोलते हैं सामान्य स्थिति बेरोजगारी। दूसरी है साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, यानी 1 सप्ताह की। तो ये बताता है एनएसओ कि 7 दिन में 1 घंटा भी यदि काम नहीं मिलता है या काम प्राप्त करने में असमर्थ रहता है कोई व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं साप्ताहिक बेरोजगारी। ठीक है। तीसरी है दैनिक स्थिति बेरोजगारी। इसमें क्या होता है? इसमें 2 चीज़ें होती हैं। यदि किसी व्यक्ति को 1 घंटे से तो अधिक लेकिन 4 घंटे से यदि कम काम मिलता है तो उसको बोलते हैं आधे दिन का कार्य, यानी कि हाफ डे एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं उसको। और यदि 4 घंटे से अधिक मिलता है तो उसको फुल डे एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अगर बेरोजगारी की इन तीनों मेथड की बात करें तो ये सबसे अच्छा मेथड है। क्यों? क्योंकि ये दैनिक आधार पर निकाला जाता है। अब देखो, जो एनएसओ है वो एक रिपोर्ट जारी करता है, पीएलएफएस, या एक सर्वे जारी करता है जिसको बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। ये 2017 से जारी किया जा रहा है। और इसमें क्या किया जाता है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनका डेटा जारी किया जाता है। ठीक है, डेटा जारी किया जाता है। और ये जो डेटा है वो त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली जारी किया जाता है, यानी कि हर 4 महीने में जारी किया जाता है। यानी 1 साल में 4 बार डेटा जारी किया जाता है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अब एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, ओकून। उन्होंने एक नियम दिया जिसको ओकून का नियम कहा जाता है। ओकून के नियम में क्या बताया गया कि सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ओकून में क्या संबंध है। तो विकास दर और बेरोजगारी दर, इन दोनों में विपरीत संबंध बताया किसने? ओकून ने। यानी कि ग्रोथ रेट और अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों में विपरीत संबंध बताया। कहने का मतलब है कि इसने बताया कि यदि जीडीपी में 3% की वृद्धि होती है तो बेरोजगारी में 1% की कमी होती है। यानी अगर किसी देश की जीडीपी 3% बढ़ती है तो उस देश में बेरोजगारी की दर 1% कम होती है। यह है ओकून का नियम। अब कुछ सरकार के द्वारा बेरोजगारी को कम करने की कुछ योजनाएं या कार्यक्रम हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उस्ताद योजना की। ये हस्तशिल्प से संबंधित हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो लोग जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या मिट्टी के जो खिलौने बनाते हैं, उनके लिए ये योजना बनाई गई थी ताकि उनको रोज़गार मिल सके। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो स्नैपडील है, जो ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है, स्नैपडील और जो अमेजन, ये 2 कंपनियां, इन 2 कंपनियों पर क्या किया इन्होंने? टाइप किया कि जो भी ये जो चीज़ें बनाते हैं मिट्टी की, वो वहाँ पे सेल कर सके ताकि इनको क्या मिल सके? रोज़गार मिल सके। इसके बाद में स्किल इंडिया कौशल, जो कि स्किल को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई थी ताकि जो गैप है उसको फिल किया जा सके। इसके बाद में अगली है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये कोविड-19 के अंदर चलाई गई थी, यानी कि जो प्रवासी अपने अपने राज्य में लौट गए थे उनके लिए चलाई गई थी। और 116 जिलों में इसको चलाया गया था और इसमें 125 दिनों तक का रोजगार दिया गया था। इसके बाद में है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, यानी ईपीएफ। देखो, 2 सेक्टर होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? पेंशन की सुविधा होती है, यानी कि जब कोई व्यक्ति रिटायरमेंट होता है तो उसको क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता। तो सरकार ने क्या किया? इसमें ईपीएफ का सिस्टम लागू किया।
यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, एक फंड बना दिया। उस फंड में क्या किया कि सरकार ने अपनी तरफ से 12% यानी जो सैलरी मिलती थी उसका 12% अंशदान सरकार ने खुद से डाला, और कुछ प्रतिशत जो लेबर था यानी कि जो मजदूर था उसकी सैलरी में से डाला, ताकि अंत में जब वो अपना सेक्टर छोड़े तो उसको क्या मिले, एक प्रकार से पेंशन मिल जाए। ठीक है, यानी कि उसको अंत में कुछ पैसा मिल जाए ताकि कुछ और रोजगार वो कर सके। इसके बाद में आती है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। देखो दो है, एक है मनरेगा और एक है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। शहर के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है जो कि शहरी निकायों में रोजगार देती है, और मनरेगा कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देती है। वैसे मनरेगा के अंदर 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाता है, यानी कि ये गारंटी है कि 100 दिन का आपको क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने 2022-23 के बजट में इसमें कुछ एड ऑन किया है, यानी कि 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार देने का प्रावधान किया गया। इन मनरेगा के तहत अब 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा राजस्थान में। तो ये थी हमारा जो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक, ये हमने अच्छे से किया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आपको क्या करना है, जो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, और जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आता है उसको आपको ऑन रखना है, ताकि आपको सारी वीडियोस आपको प्राप्त हो जाए और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।